नमस्ते पेरेंट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अभी हम जो बाकी के एसोसिएटेड कंडीशंस है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फो लेंगे और उसका मैनेजमेंट पार्ट भी देखेंगे। तो आज मैं फोकस करने वाली हूँ इकोलैलिया, इसके ऊपर। ऑटिस्टिक बच्चों में मेजरली इकोलैलिया पाया जाता है। उनको ऑटिस्टिक बच्चों को स्वाभाविकता ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर नहीं पाते और उसका ही एक प्रॉब्लम, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में का ही एक प्रॉब्लम है यानी इकोलैलिया। आपने ये वर्ड शायद सुना होगा। इकोलैलिया में बच्चा रिपीटेटिव टॉकिंग करता है और आप सामने वाला जो बोलता है या बच्चा जो कुछ सुनता है वही वो रिपीट बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसको पूछा व्हाट इज योर नेम, तो वो नेम नहीं बताएगा, वो भी वही क्वेश्चन आपसे रिपीट करेगा, व्हाट इज योर नेम, विच कलर इज दिस, तो वो कलर का नाम नहीं बताएगा, वो भी वही रिप्लाई करेगा, विच कलर इज दिस। सो ये इकोलैलिया ये मेजर प्रॉब्लम है। ऑटिस्टिक बच्चों में ज्यादातर ये पाया जाता है। कुछ एडल्ट्स में भी ये पाया जाता है, इकोलैलिया की कंडीशन है। तो मेजरली उसके हम देखेंगे कि टू टाइप्स होते हैं, एक इमीडिएट और एक डिलेड। तो इमीडिएट में क्या होता है कि बच्चा जो सुनता है, आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप उसके साथ बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे उसको, तो उसके ऊपर वो तुरंत रिएक्ट करता है यानी इमीडिएट। तो इमीडिएट वो आपका वो सब रिपीटेशन करता है। अगर आपने बोला चलो खाना खाने को, आ रहे हो कि नहीं, तो वो आएगा नहीं, या यस या आ रहा है ये नहीं बोलेगा, तो वो भी वही बोलेगा, आ रहे हो कि नहीं। या मम्मी ने बोला उठो, ये बुक वहां रख दो, रख रहे हो ना, तो वो भी उठो, ये बुक यहाँ रखो, रख रहे हो ना। तो इस तरीके से इमीडिएट जो कुछ वो सुन रहा है उसका इमीडिएट वो इकोलैलिया में इमीडिएट वही सब रिपीट करता है। और दूसरा जो टाइप है डिलेड में क्या करता है, बच्चा जो कुछ सुन रहा है, किसी का कन्वर्सेशन या कुछ म्यूजिक, कुछ वॉइस, जो कुछ वो सुन रहा है वो स्टोर करके रखता है अपने मेमोरी में, और बाद में कुछ आवर्स के बाद, इवेंट होने के कुछ आवर्स के बाद वो रिकॉल करता है क्या सुना था या स्पेसिफिक इंडिविजुअल ने क्या बोला था, और फिर वैसा ही वो सब बोलता है या आवाज करता है। तो आपको लगेगा कि अभी तो इसके सामने किसी ने ऐसा नहीं बोला, तो फिर ये अभी कैसे के ये सब बोल रहा है, तो वो उसने स्टोर करके रखा था उसकी मेमोरी में, और उसके बाद वो अभी जो सुना था उसने वो सब अभी रिपीट करने उसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये होता है डिलेड, यानी एक इमीडिएट इकोलैलिया और सेकंड टाइप है कि डिलेड इकोलैलिया। तो ये ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। इकोलैलिया में बच्चा रिपीटेटिव टॉक करता है, या फिर नॉट ओनली टॉक, तो उसमें वो कुछ वॉइस भी निकालता है, या फिर कुछ वर्ड्स रिपीट करता है, या स्पेसिफिक कुछ ट्यून होगी उसने सुनी हुई जो उसको अच्छी लगी है, या उसको अट्रैक्ट होता है वो ट्यून से, वो ट्यून वो गुनगुनाएगा। यानी हमेशा बोलेगा ही इकोलैलिक, ऐसा नहीं तो ये बाकी भी सब वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। और ज्यादातर ऑटिज्म जैसा 3 इयर्स के बाद उसका ऑनसेट होता है, और धीरे धीरे बच्चा एकदम से इकोलैलिया उसका स्टार्ट नहीं होता। ऑटिज्म का डायग्नोसिस होने के बाद तुरंत इकोलैलिया नहीं होता उसको, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस नहीं करते पेरेंट्स कि इसमें इकोलैलिक सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा ही मजाक उड़ाते हैं पेरेंट्स, या उनको अच्छा लगता है, देखो ये मेरे जैसा बोल रहा है, चलो उठो, मम्मी कैसा बोलती है चलो उठो। उसको ऐसा है ना, आपको लगता है कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग करता है मम्मा की, कि मम्मा जो बोलती है वही वो अच्छे से वही ढंग से बोलता है, और उसलिए अननोइंगली पेरेंट्स को भी वो पता नहीं चलता है कि इसमें ये इकोलैलिक सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे फिर वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब आपको उसका रिपीटेटिव टॉक स्टार्ट हो जाता है, तब पेरेंट्स को पता चलता है। फिर वो फिजिशियंस के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और उसका डायग्नोसिस होता है कि ऑटिज्म विथ इकोलैलिया। तो ये अभी ऑटिस्टिक बच्चों में मेजरली पाया जाने वाला ये प्रॉब्लम है, इकोलैलिक स्पीच या इकोलैलिया। तो अभी इसका हमने साधारण उसका क्या ये होता है ये देखा है अभी आपने। तो अभी हम इसके जाएंगे कॉजेस की तरफ। तो ऑब्वियसली मैंने जैसा पहले कहा था आपको कि ज्यादातर ये ऑटिस्टिक बच्चों में पाया जाता है। तो ऑब्वियसली इसका फर्स्ट कॉज है ऑटिज्म, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों में उनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है।
और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही एक प्रॉब्लम, उसमें का ही एक प्रॉब्लम यानी इकोलैलिया, यानी बच्चों में अगर इकोलैलिया है तो उसको ऑटिज्म है ऐसा हम मान के चलेंगे, या फिर ऑटिस्टिक बच्चों में 90% इकोलैलिया दिखता है, तो ये मेजर कॉज है उसका ऑटिज्म। देन सेकंड है कि जैसा अगर बड़े जो एडल्ट है उनमें अगर ये अचानक, पहले वो ठीक थे और अचानक उनमें ये इकोलैलिया स्टार्ट हो गया है एडल्ट्स में, तो फिर उनका एक रीज़न ये हो जाता है कि अल्जाइमर यानी उसमें क्या होता है कि मेमोरी उनकी थोड़ी सी वीक होते जाती है, और कुछ पहले का सुना हुआ है उन्होंने वो वर्ड्स या वो वॉइस वो कभी भी रिपीट करते हैं, जैसा डिलेड हमने जो टाइप देखा डिलेड इकोलैलिया उस तरीके से। तो बट एडल्ट्स में अल्जाइमर के कारण भी इकोलैलिया ये स्टेज आती है। फिर दूसरा आता है कि एपिलेप्सी यानी जो हम बोलते हैं कि झटके, बच्चे को जो एपिलेप्टिक झटके या फिर सीजर्स आते हैं, तो ब्रेन डैमेज होता है। तो ड्यू टू ब्रेन डैमेज या ड्यू टू एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इकोलैलिक स्पीच बढ़ जाता है, इकोलैलिया बच्चों में या एडल्ट्स में पाया जाता है। किसी एडल्ट्स को अगर स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक, तो ब्रेन स्ट्रोक के वजह से भी उनके स्पीच पे असर होता है और उनकी इकोलैलिक स्पीच डेवलप वो कर लेते हैं, या इकोलैलिक रिपीटेटिव टॉक उनका बढ़ने लगता है। तो ये सब अभी हमने कॉजेज देखे, अभी हमको जाना है मैनेजमेंट पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो इसको ऑब्वियसली कम्युनिकेशन और स्पीच से रिलेटेड है, तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी उसका इंटरवेंशन होना, स्पीच थेरेपिस्ट से डायग्नोस होना और इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पीच थेरेपिस्ट से आपको मिलना, उसका पूरा असेसमेंट करवाना ये ज़रूरी है। सेकंड आता है कि एनकरेज चाइल्ड टू बी लिमिटेड वोकेबुलरी, यानी वो एक्सेस जो बोलता है, जो आपके पूरे क्वेश्चंस रिपीट करता है या सेंटेंस रिपीट करता है, तो इतना ज़्यादा उसको रिपीटेटिव टॉक करने नहीं देना है, सिर्फ लिमिटेड बोलना है उसको, मीनिंगफुल और रिलेवेंट और लिमिटेड। इसके लिए आपको उसको एनकरेज करना है कि आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, यही वर्ड्स हाँ या ना में ही जवाब देना है, पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। तो ये सब आपको उसको थोड़ा सा समझाना है या इसके लिए एनकरेज करना है। फिर थर्ड आता है कि बच्चे को आपको मीनिंगफुल वर्ड्स क्या है या वैरायटी फ्रेजेस क्या है, ये उसको आपको समझाने हैं कि किसके लिए आपको क्या बोलना है। किसी ने क्वेश्चनिंग किया तो उसके लिए आपको क्या जवाब देना है, कैसा जवाब देना है, लिमिटेड शब्दों में आपको कैसा जवाब देना है, ये सब आपको उसको इसके लिए इनकरेज करना है। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट का कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बच्चे को आपको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है। अगर आपने जैसा बताया वैसा अगर बच्चा कर रहा है कि लिमिटेड टॉक, लिमिटेड वोकेबुलरी यूज करना, एक्सेस टॉकिंग नहीं करना या रिपीटेटिव टॉकिंग नहीं करना, या तो फिर आपने कुछ क्वेश्चनिंग किया है तो हाँ या ना में लिमिटेड वर्ड्स में ही जवाब देना, आंसर देना, ये सब आपने बताया वैसे अगर बच्चा कर रहा है तो उसके लिए आपको तुरंत उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। और इसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल होता है, रीइंफोर्सर शेड्यूल्स, उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से पास जाके उनका गाइडेंस लेना ज़रूरी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर स्पीच थेरेपी के अंतर्गत क्यूज, पॉज एंड पॉइंट ऐसी एक थेरेपी होती है जो स्पीच थेरेपिस्ट देते हैं। वो क्यूज देते हैं, फिर पॉइंटिंग करने लगाते हैं बच्चे को, कब पॉज लेना है बोलने से पहले, या दो सेंटेंस में कब पॉज देना है, दो वर्ड्स के बीच में कब पॉज देना है, ये सब वो क्यूज, पॉज एंड पॉइंट थेरेपी में स्पीच थेरेपिस्ट उसको सिखाते हैं। और अप्रोप्रिएट और लिमिटेड शब्दों में कैसे आपको उसने कैसे आंसर करना है, ये सब आपको स्पीच थेरेपिस्ट काउंसलिंग करते हैं या बच्चे को थेरेपी के दरमियान सिखाते हैं। तो ये सब से थोड़ा थोड़ा बच्चे का इकोलैलिक प्रॉब्लम कम होते जाता है। लेकिन अगर वो कितना अच्छा रिपीट करता, कितनी अच्छी एक्टिंग करके बोलता है, ऐसे सब उसको अननोइंगली रीइंफोर्स करते गए या हंसते गए तो वो बच्चा और रीइंफोर्स हो जाता है, लेकिन वो उसकी हानि आप उसकी कर रहे हो। उसको खुद को तो ये पता नहीं होता है कि इकोलैलिक कितना मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन पेरेंट्स ने इसके लिए अवेयर होना ज़रूरी है तुरंत।
फिजिशियन के पास जाके डायग्नोसिस, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके पूरा असेसमेंट और रीइंफोर्सर शेड्यूल्स के लिए काउंसलर को मिलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धीरे धीरे बच्चे को ये सब थेरेपिस्ट के माध्यम से आप उसका इकोलालिया थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या इफेक्टिवली पूर्ण, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 100% इकोलालिया उसका ठीक हो जाएगा, लेकिन रिमार्केबल वो कम हो सकता है अगर ये सब थेरेपीज आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किए तो इसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है कि क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।